हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपका जो हिस्ट्री का लेसन नंबर 2 है, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? इससे पहले हम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय नामक पाठ पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अपने देश भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप हमें जो ब्रिटिश हुकूमत थी उससे स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि राष्ट्रवाद का क्या अर्थ होता है। राष्ट्रवाद का अर्थ मैं आपको पहले पाठ में भी पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन फिर समझ लेते हैं कि राष्ट्रवाद का अर्थ होता है राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उसकी प्रगति चाहने की जो भावना होती है, जो विचार होता है, उसे ही क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्र के प्रति सभी नियम आदर्शों को बनाए रखने का जो सिद्धांत होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी कि एक जैसी एकता की भावना या समूह की भावना, है ना, अपने देश के प्रति, अपने देश के प्रति आदर सम्मान का भाव ही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रीयता की जो भावना होती है वह क्या होती है? एक सामुदायिक भावना होती है जो संगठन को क्या करती है? सुदृढ़ करती है, मजबूत करती है। तो इसे ही हम क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद कहेंगे। यानी कि राष्ट्र के प्रति निष्ठा की जो भावना होती है, अपने राष्ट्र की प्रगति चाहने के जो विचार होते हैं, है ना, जो भाव होते हैं, वही क्या कहलाती है? राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, प्रथम पाठ में हमने क्या पढ़ा कि यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राज्यों का भी क्या हो गया था? उदय हुआ। और लोगों की समझ क्या होने लगी थी? बदलने लगी कि वे कौन हैं, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है, और उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा था। नए प्रतीकों और चिन्हों ने क्या किया? नए गीतों के द्वारा और नए विचारों के द्वारा लोगों में क्या किया गया? राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत किया गया एवं एकजुटता को बढ़ाया गया संपूर्ण यूरोप में। ठीक है, ज़्यादातर देशों में इस नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण क्या हुआ था? एक लंबी प्रक्रिया के बाद हुआ था। आज हम अपने देश राष्ट्र में राष्ट्रवाद की भावना कैसे उजागर हुई उसके बारे में पढ़ेंगे इस पाठ में। ठीक है, हमारे देश में राष्ट्रवाद का जन्म उपनिवेशिक काल में हुआ था। ठीक है, उपनिवेशिक काल में ब्रिटिश शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। अब ये औपनिवेशिक काल क्या होता है या औपनिवेशवाद क्या होता है? जब क्या होता है कि किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के लोगों द्वारा किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में क्या बनाया जाता है? उपनिवेश बनाया जाता है, या कॉलोनी स्थापित की जाती है। तो इसे क्या कहा जाता है? औपनिवेशवाद कहा जाता है। जैसे कि हमारे देश में अंग्रेजों ने क्या किया था? अपना उपनिवेश स्थापित किया था। ठीक है, 15वीं से 20वीं शताब्दी तक का जो समय था वो क्या कहलाता है? उपनिवेशवाद कहलाता है। क्योंकि इस समय यूरोप के लोगों ने विश्व के अनेक देशों में क्या किए थे? अपने उपनिवेश स्थापित की थी, अपनी कॉलोनियाँ स्थापित की थी। और उनका जो ये उपनिवेश या कॉलोनियाँ स्थापित करने के क्या उद्देश्य रहते थे? उनके उद्देश्य रहते थे व्यापार करना, लाभ कमाना, अपने देश की शक्ति को बढ़ाना, है ना, और अपने धर्म का क्या करना? विस्तार करना। ठीक है, तो अब आप उपनिवेशवाद समझ गए। तो ब्रिटिश शासकों के उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न भारतीय समूहों को एकजुट करने का क्या किया? कार्य किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन भारतीय समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया और भारत को स्वतंत्रता दिलाई। ठीक है, इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे कि कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए क्या क्या प्रयास किए, विभिन्न सामाजिक समूहों ने किस प्रकार अपनी भूमिका निभाई और किस प्रकार भारत में राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना को क्या दिया? एक नई उड़ान दी, एक नया मुकाम दिया। ठीक है, इस पाठ में हम विभिन्न राजनीतिक सामाजिक घटनाओं के द्वारा जानेंगे कि किस प्रकार भारत में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ और इस राष्ट्रवादी विचारधारा के द्वारा ही हमें पराधीनता से क्या मिली? 1947 में मुक्ति मिली। तो जब हमारे देश में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो उस दौरान क्या हो रहा था?
प्रथम विश्व युद्ध भी शुरू हो चुका था। ठीक है, 1919 के बाद राष्ट्रीय आंदोलन सभी भारतीय इलाकों तक क्या हो गया था, फैल गया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हमें क्या है, भारी नुकसान उठाना पड़ा था। हमारे देश में संसाधनों की कमी हो गई थी, है ना। अतः कर, सीमा शुल्क, आयकर, महंगाई में तेजी से वृद्धि हुई, जिससे आम जनता की क्या हो गई थी, मुश्किलें बढ़ गई थी। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को क्या है, जबरदस्ती सेना में भर्ती कराया गया था। 1918 और 19 और 20 के मध्य में हमारे देश में जो अधिकतर जो फसलें हो गई थी वो खराब हो गई थी, जिससे खाद्य पदार्थों का देश में क्या हो गया था, अभाव हो गया था। और फ्लू जैसी महामारी और अकाल से 120 से 130 लाख लोग मारे गए। लोगों ने सोचा था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसी दौरान क्या होता है कि यानी कि हमारे देश में इस दौरान क्या हो रहा था, अनेक प्रकार के ब्रिटिश शासन के द्वारा अत्याचार किए जा रहे थे, है ना। देश में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी बढ़ गई थी, है ना। खाने पीने की जो सामान होता है उसका अभाव होने लगा था। ठीक है, तो जो हमारा देश था वो अनेक परिस्थितियों से, अनेक परेशानियों से क्या हो रहा था, गुजर रहा था। तो इसी दौरान क्या होता है कि 1915 में गांधी जी स्वदेश लौटते हैं, है ना। इससे पहले वो 1893 में कहाँ चले गए थे, दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। और उन्होंने क्या किया, लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया और देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने का एक नया तरीका खोजा, जिसे उन्होंने क्या कहा, सत्याग्रह कहा। ठीक है, और उन्होंने लोगों को सत्याग्रह का विचार दिया। इसका प्रयोग वह पहले दक्षिण अफ्रीका में भी कर चुके थे। अब हम जानते हैं कि सत्याग्रह का क्या अर्थ होता है। सत्याग्रह का अर्थ होता है कि यदि आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी भी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी कि हिंसा का सहारा लिए बिना ही सत्याग्रही के केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। यानी कि सत्याग्रह का क्या अर्थ होता है, सत्याग्रह का अर्थ होता है कि यदि आपका उद्देश्य सच्चा है तो आपको किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी कि आपको किसी भी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होगी और आपको अपने उद्देश्य में क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह चलाए। ठीक है, सत्याग्रह आंदोलन चलाए, जैसे उन्होंने 1917 में चंपारण आंदोलन, 1917 में ही गुजरात के खेड़ा में आंदोलन चलाया, 1918 में अहमदाबाद मिल में आंदोलन चलाया, है ना। तो जो ये उनके विभिन्न आंदोलन थे वो क्या थे, उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि जिन आंदोलनों के फलस्वरूप हमारे देशवासी क्या हुए, एकजुट हुए और उनमें अपने देश की प्रति जो राष्ट्रवादी विचारधारा थी वो क्या हो गई, और प्रबल हो गई। तो जो चंपारण आंदोलन था 1917 का, वह गांधी जी का क्या था, पहला सत्याग्रह था, जो कि बिहार के चंपारण में शुरू हुआ था। चंपारण में उस समय अंग्रेजों द्वारा क्या किया जाता था, जबरदस्ती किसानों से नील की खेती कराई जाती थी, जिससे उनको क्या है, खाद्य पदार्थों की क्या हो जाती थी, कमी हो जाती थी, है ना। जिसका वो वहाँ के जो किसान थे वो क्या करते थे, विरोध करते थे, लेकिन सरकार की नहीं मानती थी। तो उन्होंने क्या किया, राजकुमार शुक्ल जो वहाँ के नेता थे, उन्होंने गांधी जी से आग्रह किया कि आप क्या करें, हमारा समर्थन करें, है ना, हमारा नेतृत्व करें। और गांधी जी ने चंपारण आंदोलन के दौरान जो वहाँ के जो मजदूर थे, किसान थे, उनका नेतृत्व किया। और फिर उसके बाद उनका जो ये आंदोलन था वो सफल हुआ। और उनका अगला जो आंदोलन था वो 1917 में गुजरात के खेड़ा में हुआ। यह क्या आंदोलन था, जो 1918 में गुजरात ज़िले में किसानों की फसल नष्ट हो गई थी, जिससे किसान लगान माफ़ी की क्या कर रहे थे, मांग कर रहे थे। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी वह उनकी एक नहीं मान रही थी। तो गांधी जी ने क्या किया, खेड़ा आंदोलन किया और उसके बाद उन जो वहाँ के किसान थे उनका ब्रिटिश सरकार से लगान माफ़ करवाए। ठीक है, और जो इनका अगला आंदोलन था वो था 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन। यह आंदोलन क्या था, अहमदाबाद में प्लेग की बीमारी फैलने के कारण मिल कर्मचारियों को प्लेग बोनस दिया जाता था। सन 1918 में मिल मालिकों ने क्या कर दिया, बोनस समाप्त करने की घोषणा की। क्या की, बोनस समाप्त करने की घोषणा की, जिससे
जिसका मिल मज़दूरों ने क्या किया, विरोध किया। और ब्रिटिश सरकार ने जब उनकी नहीं मानी तो गांधी जी ने मिल मज़दूरों के समर्थन में भूख हड़ताल की घोषणा की और फिर मिल मालिक मज़दूरों की मांग पूरी करने के लिए राजी हो गए। ठीक है, तो ये भी गांधी जी का क्या था, एक सफल आंदोलन था। उसके बाद गांधी जी क्या करते हैं कि जो रोलेट एक्ट था जो 1919 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किया गया था, उसका भी क्या करते हैं, विरोध करने के लिए सत्याग्रह शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो ये रोलेट एक्ट था ये क्या था, इसे काला कानून भी कहते हैं। यह कानून भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा उभर रही राष्ट्रीय आंदोलनों को कुचलने के लिए बनाया गया था। तो जो ये रोलेट एक्ट था जो 1919 में ब्रिटिश सरकार ने पारित किया था, यह क्या था, यह एक काला कानून था और यह कानून भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा जो उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलनों को कुचलने के लिए बनाया गया था। यह ब्रिटिश अधिकारी सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर बनाया गया था। इसमें किसी भी भारतीय को अदालत में बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर दिया जाता था। यह कानून कैसा था कि अगर आपको किसी पर शक है तो आप उसको सीधे क्या कर सकते हैं, अदालत में बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकते हैं। तो जो भारतीय थे उन्होंने इसका क्या किया, विरोध किया। ठीक है, तो गांधी जी ने भारतीयों का नेतृत्व किया और जगह जगह इस रोलेट एक्ट के विरोध में प्रदर्शन होने लगे, जुलूस निकाले जाने लगे, है ना, और लोग विभिन्न स्थानों पर आंदोलन करने लगे। तो इसी रोलेट एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल सन 1919 को जब लोग बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में रैली कर रहे थे तो जनरल जो डायर थे उन्होंने लोगों को अपने सैनिकों द्वारा जो वहाँ निहत्थी जनता थी उन पर क्या चलवा दी, गोलियां चलवा दी, जिससे क्या है हजारों लोग मारे गए, हजारों घायल हो गए, है ना। तो इससे पूरे उत्तर भारत में क्या हो गया, जगह जगह जन विद्रोह होने लगे, जिससे दुखी होकर गांधी जी ने रोलेट एक्ट जो सत्याग्रह था उसे क्या किया, वापस ले लिया। यद्यपि जो रोलेट एक्ट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अप्रैल 1919 तक यह आंदोलन गाँव कस्बों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी ने पूरे भारत में बड़े व्यापक स्तर पर इससे भी बड़ा जन आधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहा था। वो इसके बाद गांधी जी क्या सोचते हैं कि ये इस रोलेट एक्ट जो सत्याग्रह था इसके बाद इससे भी बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, वो हिंदू मुसलमान को एक साथ लाना चाहते थे और इस राष्ट्रवाद की विचारधारा को सभी समुदायों तक क्या करना चाहते थे, फैलाना चाहते थे। अतः गांधी जी ने हिंदू मुसलमानों को जोड़ने का क्या किया, प्रयास किया। उनका मानना था कि देश में हिंदू मुसलमानों को एक साथ लाए कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। उस समय प्रथम विश्व युद्ध के बाद ओटोमन साम्राज्य जो आधुनिक तुर्की है क्या हो चुकी थी, हार हो चुकी थी ओटोमन साम्राज्य की। ठीक है, और मुस्लिम समुदाय में क्या अफवाह फैल चुकी थी कि तुर्की के खलीफा जो कि मुसलमानों का क्या होता है, आध्यात्मिक गुरु होता है, को अब ब्रिटिश सरकार क्या करेगी, पद से हटा देगी। यानी कि जो मित्र राष्ट्र है ब्रिटेन, फ्रांस, रूस वगैरह है ना, उस पर ब्रिटिश सरकार द्वारा एक संधि थोपी जाएगी। इससे विश्व के सारे मुसलमान ब्रिटिश राज के क्या थे, खिलाफ थे। अतः गांधी जी ने खिलाफत का क्या उठाया, मुद्दा उठाया और हिंदू मुसलमानों को एक कर मार्च 1919 में मुंबई में एक खिलाफत कमेटी का गठन किया और जिसके जो मुखिया थे वो कौन थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, और सितंबर 1920 ईस्वी में गांधी जी ने अन्य भारतीय नेताओं को इस खिलाफत आंदोलन के समर्थन में राजी कर लिया और खिलाफत आंदोलन क्या हुआ, शुरू हुआ। खिलाफत के साथ साथ गांधी जी ने असहयोग आंदोलन भी शुरू कर दिया। असहयोग का मतलब होता है सहयोग न करना, है ना। तो उस समय हमारे देश में ब्रिटिश सरकार थी, तो जब भारतीय उनका सहयोग नहीं करते तो उनके जो सरकारी जो कार्य होते हैं वो किस प्रकार संचालित होते। तो गांधी जी ने हिंद स्वराज में 1909 में लिखा था कि भारत में अंग्रेजी शासन भारतीयों के सहयोग से चल रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर जो अंग्रेजी शासन है वह भारत से क्या हो जाएगा, समाप्त हो
जाएगा और स्वराज भी स्थापित हो जाएगा। और दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हुआ और जनवरी 1921 में असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया। इस आंदोलन का विभिन्न जगहों पर क्या हुआ, अलग अलग रूप देखने को मिला असहयोग आंदोलन का, ठीक है। और लोगों के अंदर क्या हुआ, राष्ट्रवादी जो विचारधारा थी वो और ज़्यादा प्रबल होने लगी। शहरों में विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, शिक्षकों ने इस्तीफे दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ने छोड़ दिए। विदेशी सामानों का क्या किया गया, असहयोग आंदोलन में बहिष्कार किया गया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और भारतीय स्वदेशी सामान का क्या होने लगा, उपयोग होने लग गया असहयोग आंदोलन के दौरान। कुछ समय बाद जो ये असहयोग आंदोलन था वो क्या हो गया, धीरे धीरे धीमा पड़ा। क्यों? क्योंकि भारत में इन संस्थानों की जगह कोई वैकल्पिक संस्थान नहीं थे और कुछ समय बाद विद्यार्थी और शिक्षक स्कूलों में लौटने लगे, वकील अपना कार्य करने लगे। खादी मिलों में जो बने कपड़े होते थे, वो जो ब्रिटिश कंपनियों से जो कपड़े बन के आते थे उनसे क्या होते थे, महंगे होते थे, अतः गरीब उसे खादी यानी कि खादी को गरीब खरीद नहीं सकता था, पहन नहीं सकता था। तो पुनः क्या है, फिर ब्रिटिश जो सामान था उसका उपयोग होने लगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी असहयोग जो आंदोलन है उसका प्रभाव देखने को मिला। गांव देहातों में किसान आदिवासियों ने इसमें भाग लिया, लेकिन उनका मुख्य विद्रोह साहूकारों या जो महाजन लोग होते हैं उनके खिलाफ था, क्योंकि वो उनसे क्या करते थे, बहुत अधिक कर लेते थे। ब्रिटिश सरकार ने गाँव वालों के जंगलों पर क्या कर दिया था, पाबंदी लगा दी थी और उनको पशु नहीं चराने दिया जाता था, लकड़ी नहीं काटने दी जाती थी, है ना। उस समय तो अधिकतर लोग क्या करते थे, लकड़ी से ही अपने घर का चूल्हा चलाते थे, है ना। सरकार उनसे बेगार पर क्या करवाती थी, सड़क निर्माण व अन्य कार्य करवाती थी। बेगार का मतलब होता है बिना मजदूरी के आपसे काम करवाना, यानी कि आपको पैसा नहीं मिलेगा, बिना पैसे से आपसे काम लिया जाएगा, इसे ही बेगार कहते हैं, ठीक है। और पहले समय में ये प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, ठीक है। ब्रिटिश शासन काल में बेगार पर बहुत ज़्यादा कार्य करवाया जाता था, जिससे जो हमारे देश की जो जनता थी वो बिल्कुल ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्या हो गई थी, विरुद्ध हो गई थी ब्रिटिश शासन के खिलाफ, ठीक है। और लोगों में क्या हो गया था, रोटी का संकट खड़ा हो गया था। आंध्र में गुड़ेम पहाड़ियों के जो आदिवासी किसान थे उनके जब हक छीन लिए गए तो उन्होंने सरकार के खिलाफ क्या कर दिया, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उनका जो नेता था अल्लू सीताराम राजू, वे गुरिल्ला युद्ध करते थे और 1924 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें क्या दे दी, फांसी दे दी। अब गुरिल्ला युद्ध क्या होता है, गुरिल्ला युद्ध का मतलब होता है छिपकर युद्ध करना, ठीक है। जगह जगह आंदोलन हुए इसके विरोध में, ठीक, यानी कि जो विभिन्न प्रकार के जो आंदोलन चल रहे थे उससे हमारे देश में जो राष्ट्रवादी जो विचारधारा थी वो और ज़्यादा दिन प्रतिदिन प्रबल हो रही थी। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो बागानों में काम करने वाले मजदूरों ने सोचा कि अब वे बागानों से जब चाहे अपने घरों को जा सकेंगे, उन्हें किसी अनुबंध या एग्रीमेंट के तहत कार्य नहीं करना पड़ेगा। यानी कि उनको भी क्या हो गई थी, खुशी हो गई थी कि अब वो क्या करेंगे। उन्हें जब पता चला कि गांधी जी क्या कर रहे हैं, असहयोग आंदोलन चला रहे हैं, है ना, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, तो वो भी क्या हो गए, खुश हो गए और क्या करने लगे, जो अनुबंध किया जाता था उसका विरोध करने लग गए। और चूंकि उस समय जो बागानों में जो काम करने वाले जो मजदूर होते थे उनसे क्या करवाया जाता था, इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 के तहत कार्य करवाया जाता था, ठीक है। और इस एक्ट में यह विधान था कि कोई मजदूर बिना इजाज़त के बागानों से बाहर नहीं जा सकता था और यह इजाज़त उन्हें बड़ी मुश्किल से ही मिल पाती थी। असहयोग आंदोलन के बारे में जब उन्होंने सुना तो खुश हो गए कि अब उन्हें स्वराज मिलेगा और वो अपनी मनमानी से क्या कर सकते हैं, बागानों से आ जा सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों का विरोध किया, अपने घरों को जाने लगे। तो कई जगहों पर जो ब्रिटिश सरकार के जो अधिकारी थे उन्हें रोका गया और उन पर विभिन्न प्रकार के क्या किए गए, अत्याचार किए गए और पुनः उन्हें बागानों में वापस लाया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान गोरखपुर में आंदोलनकारी थे उन्होंने क्या किया, 22 पुलिस अधिकारियों को फरवरी 1922 में वहाँ की जो थाना थी वहाँ जिंदा जला दिया, जिससे दुखी होकर गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन था उसे वापस ले लिया। उसके बाद गांधी जी ने
1930-31 में कौन सा आंदोलन शुरू किया? सविनय, यानी कि विनय के साथ आज्ञा न मानना, ठीक है। सविनय अवज्ञा, विनय के साथ आज्ञा का अनुपालन न करना, वो आंदोलन शुरू किया। 1922 से 1929-30 तक देश में अनेक राजनीतिक गतिविधियां चलती रही। 1929-30 में भारतीय कृषि में भी क्या आई? भारी गिरावट आई। 1927-28 में सर साइमन को संविधान हेतु भारत भेजा गया, जिसका भारतीयों ने विरोध किया। अब विरोध क्यों किया? अब जब हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो भी क्या है, दिन प्रतिदिन क्या हो रही थी, पिछड़ रही थी, है ना। वो भारतीय कृषि में भी क्या हो गई थी, भारी गिरावट आ गई थी, जिससे खाद्यान्न की क्या हो गई थी, कमी हो गई थी। और 1927-28 में जब हमारे देश में आंदोलन चल रहा था तो उस समय जो ब्रिटेन की सरकार ने क्या किया, सर साइमन को संविधान हेतु भारत भेजा, संविधान बनाने हेतु चर्चा परिचर्चा करने के लिए, जिसका भारतीयों ने विरोध किया। क्यों किया विरोध? क्योंकि इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, जबकि हमारे देश हेतु संविधान के बारे में चर्चा की जाने वाली थी। तो भारतीयों ने कहा कि जब हमारे भारत का कोई इसमें शामिल नहीं है तो हम इसका समर्थन नहीं करते, और उन्होंने कहा कि साइमन वापस जाओ, ठीक है। इस विरोध में जब सर साइमन का जो विरोध हो रहा था भारत में, जगह जगह आंदोलन हो रहे थे, विद्रोह हो रहे थे, तो उनमें लाला लाजपत राय को भी क्या होता है, आंदोलनों में चोट लगती है, और फिर उनके कुछ समय बाद उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, जिससे लोगों का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है, और लोगों की जो एकता की भावना होती है वो और ज़्यादा उग्र हो जाती है और बढ़ जाती है, और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उनका जो गुस्सा था वो और ज़्यादा बढ़ जाता है ब्रिटिशों के खिलाफ, ठीक है। देश को एकजुट करने के लिए गांधी जी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई देने लगा, क्योंकि नमक प्रत्येक देशवासी की क्या होती है, मूल आवश्यकता थी, जो प्रकृति से हमें क्या है, निःशुल्क मिला था, पर उस पर भी अंग्रेज सरकार ने क्या लगा रखा था, कर लगा रखा था। अतः गांधी जी इसके लिए भी क्या करते हैं, 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू करते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, 31 जनवरी 1930 को इरविन को खत लिखा, जिसमें 11 मांगों को रखा, जिसमें नमक कर हटाने की भी मांग थी, लेकिन इरविन ने मांगे नहीं मानी। अतः गांधी जी ने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 किलोमीटर की दूरी 24 दिन में तय की। यह यात्रा उन्होंने 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी नामक स्थान पर नमक बनाकर आंदोलन शुरू किया, है ना। और सभी जगह लोगों ने नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। इसी दौरान 1930 में जब अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया तो जनता विरोध में सड़कों पर उतर आई, बहुत सारे लोग मारे गए। अतः गांधी जी ने 5 मार्च 1930 को इरविन के साथ दिल्ली में एक समझौता किया और अपना आंदोलन वापस ले लिया। इससे जो और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लंदन में भाग लेने पर क्या हो गए, सहमत हो गए। गांधी जी दिसंबर 1931 में लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए, लेकिन सरकार, जो ब्रिटिश सरकार थी, उसके साथ उनकी कोई बात नहीं बनी और वापस लौट आते हैं। तो जब वो वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि हमारे देश में ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या है, दमन का जो सिलसिला था वो चालू था। अब्दुल गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य जो हमारे देश के प्रतिष्ठित नेता थे, समाज सुधारक थे, उनको ब्रिटिश सरकार के द्वारा जेलों में बंद कर दिया गया था। तो और कांग्रेस जो संगठन था उसको गैरकानूनी घोषित किया गया था। सभाओं और अंग्रेजी सरकार का बहिष्कार करने वालों पर क्या हो गया था, सख्त कदम उठाए जा रहे थे। अतः गांधी जी ने 1932 में पुनः सविनय आंदोलन शुरू कर दिया। 7 अप्रैल और फिर कुछ समय तक उनका ये सविनय आंदोलन चलता रहा, ठीक है। और बाद में उन्होंने 7 अप्रैल कुछ घटनाओं के परिणाम स्वरूप 7 अप्रैल 1934 में अपना जो सविनय आंदोलन था उसे वापस ले लिया। उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध भी शुरू हो जाता है 1939 में, ठीक है। क्रिप्स मिशन के द्वारा ब्रिटिश सरकार भारत में क्या चाहती थी, राजनीतिक गतिविधियों को शांत करना चाहती थी, ताकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का क्या लिया जा सके, सहयोग लिया जा सके। और अब उसके बाद क्या होता है, जब 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है, तो जो ब्रिटिश सरकार होती है वो क्या करती है, क्रिप्स मिशन को भारत में भेजती है, ताकि जो भारत की जो राजनीतिक गतिविधियाँ हो रही है, जो देश में उस समय भारत में जो राजनीतिक गतिविधियाँ चल रही थी उनको शांत किया जा सके, और जो भारतीय लोग थे
उनका द्वितीय विश्व युद्ध में क्या लिया जा सके, सहयोग लिया जा सके। ठीक है, लेकिन गांधी जी क्या करते हैं कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हैं और गांधी जी बोलते हैं डू और डाई, कि या तो करो या मरो, यानी कि या तो अंग्रेजों को अपने देश से बाहर खदेड़ो या फिर स्वयं ही मर जाओ। ठीक है, ये गांधी जी के क्या होते हैं, ये गांधी जी के शब्द थे। और अतः अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ता गुस्सा विभिन्न भारतीय समूह और वर्गों को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में क्या कर रहा था, एक साथ बांधे जा रहा था। ठीक है, गांधी जी ने आंदोलन के जरिए पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास किया और अंततः लंबी लड़ाई के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 को क्या मिली, स्वतंत्रता मिली। ठीक है, और और हमारा जो देश भारत था वह एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ, भले ही 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भारत से अलग राष्ट्र भी बन चुका था एक दिन पहले। ठीक है, अब जब हमारे देश में ये स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो अनेक क्रांतिकारी गतिविधियां भी संचालित हो रही थी। ठीक है, तो इन क्रांतिकारी गतिविधियों का भी हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान अनेक क्रांतिकारी संगठनों ने भी भारतीय समूह एवं वर्गों में राष्ट्रवाद की जो भावना थी उसको जगाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिनमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA की भी प्रमुख भूमिका थी। इन क्रांतिकारी घटनाओं में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त, जतिन दास, अजय घोष आदि क्रांतिकारियों ने देश को एकता के सूत्र में बांधकर आज़ादी दिलाने में क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके अनेक भारतीय नेताओं जैसे सरदार पटेल, अंबेडकर, मोतीलाल नेहरू, है ना, दादा भाई नेरोजी, तिलक, बिपिन चंद्र पॉल, लाला लाजपत राय, रविंद्रनाथ टैगोर आदि भारतीय नेताओं एवं समाज सुधारकों ने देश की जनता को एक सूत्र में बांधकर राष्ट्रीय एकता की भावना को क्या किया, आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके फलस्वरूप ही हमें क्या मिली, आज़ादी मिली। ठीक है, अब जो हमारे देश के जो ये अनेक जो राजनेता थे, समाज सुधारक थे, चिंतक थे, है ना, देशभक्त थे, राष्ट्रभक्त थे, उन्होंने भारतीयों में सामूहिक अपनेपन का भाव जगाने का कार्य किया। ठीक है, अब वो कैसे जगाए उन्होंने, किसी भी देश में राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग यह समझने लगते हैं कि वे क्या हैं, वो एक ही राष्ट्र के अंग हैं। और लोगों में यह भावना ब्रिटिश काल के दौरान संयुक्त संघर्षों के दौरान पैदा हुई थी। इसके अलावा औपनिवेशिक काल में बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी संपन्न हुई, जिसके द्वारा राष्ट्रवाद लोगों के कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया था, जैसे इतिहास व साहित्य, लोक कथाएँ व गीत, चित्र, प्रतीक, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, देशभक्ति के गीत आदि ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना क्या किया, महत्वपूर्ण योगदान दिया था। राष्ट्र को भारत माता के रूप में आकार दिया गया था, है ना, जैसे कि आपने यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में भी पढ़ा था कि जैसे जब यूरोप में राष्ट्रवादी जो विचार थे वो क्या हो रहे थे, उनका प्रचार प्रसार किया जा रहा था, तो उस समय भी यूरोप के जो अनेक देश थे वहाँ भी उन देशों को रूपक दिए गए थे, जैसे कि जर्मनी में जर्मेनिया, है ना, फ्रांस में मौर्यन, है ना, जैसे हमारे देश में भारत को क्या है, भारत माता के रूप में आकार दिया गया था। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ता गया, राष्ट्रवादी नेता लोगों को एकजुट करने और उनमें राष्ट्रवाद भरने के लिए इस प्रकार के चिन्हों और प्रतीकों के प्रति ज़्यादा जागरूक होते गए। 1921 में गांधी जी ने स्वराज का झंडा तैयार किया। ठीक है, भारत के प्राचीन गौरवमय इतिहास के बारे में पढ़कर, सुनाकर, है ना, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद का विचार जगाया गया कि हमारे पूर्वज कितने ज्ञानी, महान वैज्ञानिक, गणितज्ञ, खगोलविद थे, उनके बारे में लोगों को सुनाया गया, बताया गया, ताकि लोग क्या हैं, लोगों की जो चेतना है वो जागृत हो, है ना, लोगों का आत्मविश्वास बढ़े, लोग अपने अधिकारों के लिए आगे आए और ब्रिटिश सत्ता को समाप्त करने के लिए एकजुट हो, और राष्ट्रवाद के जो विचार हैं उसके द्वारा लोग क्या हों,
एक हों। ठीक है, राष्ट्रवादी इतिहास लिखा जाने लगा और लोगों की चेतना जागृत होने लगी। अतः उपरोक्त घटनाओं के दौरान जो राष्ट्र उभर रहा था वह औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की चाह रखने वाली बहुत सारी आवाज़ों का क्या था, पुंज था, जो राष्ट्रवाद का क्या बना, एक प्रमुख कारण था। ठीक है, तो इस आपने देखा, पढ़ा और आपने अन्य कक्षाओं में भी पढ़ा है कि हमारे देश में जब ब्रिटिश शासन था तो हमारे देश के जो लोग थे उनमें किस प्रकार वो एकजुट हुए और ब्रिटिश सत्ता से हमें क्या मिली थी, स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो इसमें जो हमारे देश के जो राजनीतिज्ञ थे, समाज सुधारक थे, देशभक्त थे, है ना, समाज शास्त्री लोग थे, उन्होंने क्या किया, दार्शनिक लोग थे, वो क्या करते थे, लोगों के अंदर विचार या सोच पैदा करते थे, है ना, अपने अधिकारों के प्रति, है ना, अपनी देशभक्ति के प्रति लोगों में एक भावना विकसित करते थे, एक विचार देते थे जिससे लोग एकजुट हो सकें, अपने अधिकारों के लिए आगे आए, है ना, और अपने देश के प्रति उनकी क्या है, जो भावना है वो और ज़्यादा प्रबल हो, राष्ट्रवादी। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप हमें क्या मिली, ब्रिटिश सत्ता से या पराधीनता से हमें आज़ादी प्राप्त हुई 1947 में। तो आशा है आपकी समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार भारत में राष्ट्रवादी विचारधारा प्रबल हुई थी और जिसके फलस्वरूप हमें आज़ादी प्राप्त हुई। तो आशा है आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो आप इसे क्या करेंगे, किताब से पढ़कर भी समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।